पाकिस्तान में चोटी के सियासतदानों और सियासी जमातों की क़यादत पर सच्चे झूठे करप्शन के मुकदमात बनना और उसके बाद सच्चे से सच्चे केस, झूठे से झूठे केस का हवा में तहलील होना एक मामूल का अमल है। मैं बज़ाते खुद इसे 42 साल से देख रहा हूँ। हर कुछ अरसे के बाद एक ही फिल्म है जो दोहराई जाती है। इसी पस मंज़र में आपको देखना होगा जो आज हुआ। इमरान खान की बात करते हैं। इमरान खान को सुनाई गई 3 सज़ाओं में से साइफ़र और इद्दत केस की सज़ाएँ तो ऑलरेडी करदम हो चुकी हैं, जबकि तोशा खाना केस में सज़ा मुअत्तल है। आज इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत ने 190 मिलियन पाउंड केस में साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान को 14 साल कैद और उनकी अहलिया बुशरा बीबी को भी 7 बरस की सज़ा सुना दी है। जिसके बाद बुशरा बीबी को आज कमरे अदालत से गिरफ्तार किया गया, जबकि अल-कादिर यूनिवर्सिटी को सरकारी तहवील में लेने का हुक्म भी आ गया है। ये फैसला एहतसाब अदालत के जज नासिर जावेद राना ने 18 दिसंबर 2024 को महफूज किया था। 3 मरतबा मौक्कर किए जाने के बाद आज अडियाला जेल में सुना दिया गया। याद रहे कि यही हैं जज नासिर जावेद राना साहब जिनके खिलाफ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने 2004 में, यानी कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने सन 2004 में सो मोटो नोटिस लिया था और जज साहब को, यानी कि नासिर जावेद राना साहब की जुडिशल पावर वापस ले ली गई थी। उनसे जज रहने का इख्तियार छीन लिया था खुद सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने। उन्हें जुडिशल सर्विस के लिए अनफिट भी करार दे दिया गया था। ताहम बाद में उनको दोबारा हायर किया गया और एहतसाब अदालत में तैनात कर दिया गया। आज उन्हीं के सुनाए गए हुक्मनामे में प्रोसिक्यूशन की शहादतों में झोल और तजादात का एतराफ़ भी शामिल है। हुक्मनामे में लिखा है कि वाइट कॉलर क्राइम में ऐसा होना आम सी बात है। ताहम डिफेंस काउंसिल प्रोसिक्यूशन के इल्ज़ामात को झुटलाने में नाकाम रहा। पीटीआई ने आज होने वाले फैसले को चैलेंज करने का ऐलान किया है। ऑब्वियसली ये मामला हाई कोर्ट जाएगा और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट जाएगा। इमरान खान भी इस केस के मेरिट्स पर बहुत अहम सवालात उठाते रहे हैं। कहते हैं जनाब आपने अल-कादिर यूनिवर्सिटी से फायदा उठाया है। अल-कादिर यूनिवर्सिटी ट्रस्ट है, उसके सारे ऑडिटेड अकाउंट्स हैं, वो सारे आपको पता है। बताएं किधर से फायदा उठाया। 15 मई को 2019 को मैं इसकी ग्राउंड ब्रेकिंग करता हूं जाके एज प्राइम मिनिस्टर। केस ये कौन सा है? एनसीए का जो केस ये बात कर रहे हैं जो कैबिनेट में आता है वो दिसंबर में आता है, 7 महीने के बाद। ये बंद हो रही होती है यूनिवर्सिटी, पैसा एलोकेट हो जाता है। हमारे पास ये चॉइस रखी गई कि पता नहीं 170 मिलियन डॉलर आ रहा है पाकिस्तान, उसके लिए आपको एक एग्रीमेंट हुई है मलिक रियाज और एनसीए में, तो लेकिन वो कॉन्फिडेंशियल है। तो अगर आप कॉन्फिडेंशियल मानते हैं तो वो पैसा आ जाता है पाकिस्तान में। अगर आप नहीं मानते तो आपको जाके वहां केस करना पड़ेगा, लिटिगेशन करनी पड़ेगी। लिहाजा हमने फैसला किया कि सुप्रीम कोर्ट में वो 170 मिलियन आता है या वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान है, तो पाकिस्तान आ रहा है ना, उसके ऊपर मेरे ऊपर करप्शन केस है। जब सारी कैबिनेट का फैसला था, नहीं आपने इसलिए किया है क्योंकि आपने वो अल-कादिर यूनिवर्सिटी बनानी थी जिसमें मुझे कोई जाती फायदा नहीं है। आपको याद दिलाते चलें कि ये केस 452 कनाल ज़मीन के अतिये से मुताल्लिक़ है जो निजी हाउसिंग सोसाइटी की जानिब से अल-कादिर यूनिवर्सिटी के लिए दी गई चैरिटेबल पर्पस के लिए। नैब का इल्ज़ाम है कि खुफिया डील के नतीजे में इमरान खान ने बहरिया टाउन के मालिकान से ज़मीन कबूल की और बतौर वज़ीर आज़म अपने दौर में मनी लॉन्ड्रिंग की सहूलत फराहम की। इस केस में साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान को 9 मई 2023 को इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अहाते से गिरफ्तार किया गया था, लेकिन इस केस के हक़ाइक़ और शवाहिद नैब के इस बयानिए की नफ़ी करते हैं। ऑन माई रेडार में आज हम आपको अल-कादिर ट्रस्ट के केस की हकीकत और इस मामले की असल कहानी सुनाएंगे। ख़ास तौर पे बरतानवी क्राइम एजेंसी की दिसंबर 2019 की जारी की गई प्रेस रिलीज़ इस मामले में बेइंतहा अहम है, बल्कि समझिए कि सबसे कलीदी सबूत का दर्जा रखती है। इस एनसीए की प्रेस रिलीज़ में बरतानवी एजेंसी ने कहा था कि मलिक रियाज के ख़ानदान के ख़िलाफ़ एनसीए का केस क्रिमिनल कार्रवाई नहीं है, बल्कि अनअकाउंटेड वेल्थ की इन्वेस्टिगेशन के सिलसिले में एक सिविल कार्रवाई थी। इस केस में किसी जुर्म का, किसी गिल्ड का तयन नहीं किया गया, ना ही कोई इल्ज़ाम साबित हुआ। ये तस्फिया
एसेट्स रिकवर करने और उन्हें तवील कानूनी अमल के बगैर पाकिस्तान मुंतकिल करने का एक तरीका था। बरतानिया की नेशनल क्राइम एजेंसी NCA ने 2019 में बहरिया टाउन के मालिकान के खिलाफ असासे मुंजमद करने के अहकामात AFOs जारी किए। इन अहकामात के तहत लंदन में 190 मिलियन पाउंड्स के असासों के अलावा 1 हाइड पार्क प्लेस की प्रॉपर्टी फ्रीज की गई। ये याद रखिएगा, 1 हाइड पार्क प्लेस, इसका जिक्र आएगा क्योंकि ये बहुत अहम है आगे चल के। NCA ने बाद में एक सिविल कॉम्प्रोमाइज़ किया। बहरिया टाउन के मालिकान के साथ कोई क्रिमिनल एक्शन नहीं, कोई क्रिमिनल एक्टिविटी नहीं, बल्कि एक सिविल कॉम्प्रोमाइज़ हुआ जिसमें बहरिया टाउन के मालिकान ने 171 मिलियन पाउंड्स इंस्टॉलमेंट्स की सूरत में पाकिस्तानी हुकूमत को मुंतकिल किए। इस हवाले से दिसंबर 2019 में NCA ने एक प्रेस रिलीज भी जारी की जिसमें किसी जुर्म की निशानदेही नहीं की गई, ना ही बहरिया टाउन के मालिकान में किसी को मुजरिम करार दिया गया। अलबत्ता ये ज़रूर बताया गया कि ये मामला NCA और बहरिया टाउन के मालिकान के दरमियान एक सिविल कॉम्प्रोमाइज़ पर मबनी था। ये फंड्स पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट्स में मुंतकिल किए गए। ये बहुत अहम पहलू है। सुप्रीम कोर्ट ने कबूल किए, सुप्रीम कोर्ट में मुंतकिल किए गए, बाकायदा इसके लिए जो सरकारी प्रोसेस है वो किया गया और इनका इस्तेमाल बहरिया टाउन के वाजबात के तस्वीर के तौर पे किया गया। शायद आपको याद हो कि सुप्रीम कोर्ट ने बहरिया टाउन पे 460 अरब रुपए का फाइन लगाया था कि कराची में जो बहरिया टाउन जिन लोगों ने वो देखा है कि वो क्यों बनाया और उसमें जो है वो कुछ गड़बड़ हुई है या कोई घपला हुआ है। 460 अरब रुपए का, उस ज़माने में पाकिस्तान के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व भी इतने नहीं थे। जो भी हमने अभी तक ट्रायल्स देखे हैं, चाहे वो मियां नवाज शरीफ साहब के केसेस में हो, जरदारी साहब के केसेस में हो या इमरान खान साहब के केसेस में, उन ट्रायल्स के अंदर इतने लेकूनाज होते हैं कि वो इवेंचुअली सुपीरियर कोर्ट्स की स्क्रूटनी को स्टैंड नहीं कर सकते। इसके अंदर भी आई एम श्योर कि अभी मैंने पूरी डिटेल जजमेंट पढ़ी नहीं है, लेकिन जब वो डिटेल जजमेंट सामने आएगी तो उसके नतीजे में भी बहुत से लेकूनाज सामने आ जाएंगे कि जहां पर सबसे पहला सवाल तो ये उठाया जाएगा कि जनाब पेक्यूनरी बेनिफिट या इलीगल बेनिफिट इमरान खान साहब ने क्या हासिल किया? क्या प्रोसिक्यूशन ये बात प्रूव कर सकी कि उनकी जेब में एक ढेला भी गया? उसका अगर कोई सबूत मौजूद नहीं है तो फिर किस तरह उनको कन्विक्ट किया जा सकता है? तो ऐसी और भी बहुत सी चीजें हैं कि जब वो सुपीरियर कोर्ट्स की स्क्रूटनी के सामने नहीं ठहर पाएंगी, मेरा ये ख्याल है। बहरहाल इस मुकदमे में अब भी कई कमजोरियां हैं जिन्होंने बहुत अहम सवालात को जन्म दिया है। आइए इस मुकदमे की बात करते हैं जिसमें कि आज सज़ा हुई है। सबसे पहला सवाल तो ये है कि जब NCA ने ही इस केस को सिविल कॉम्प्रोमाइज़ करार देते हुए किसी जुर्म का तयन ही नहीं किया तो पाकिस्तान में इसे करप्शन के इल्ज़ाम में कैसे बदल दिया गया? खुद नैब ने इस केस में तस्लीम किया कि फ़ंड्स डायरेक्टली बहरिया टाउन मालिकान के अकाउंट से सुप्रीम कोर्ट्स के अकाउंट्स में मुंतकिल हुए। तो फंड्स की मुंतकली गैर कानूनी कैसे हुई? बाकायदा बैंक टू बैंक ट्रांसफ़र हुआ है। एक जानिब बहरिया टाउन के मालिकान हैं, दूसरी जानिब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है जिसने ये वसूल किए। ये भी सवाल है कि क्या नैब के पास बरतानिया में NCA के साथ होने वाले तस्वीर या फंड्स की असल तफसीलात मौजूद है? कि नैब के पास वो कॉम्प्रोमाइज़ एग्रीमेंट जो सिविल कॉम्प्रोमाइज़ है जो NCA और बहरिया टाउन के दरमियान है उसकी कॉपी है? अहम सवाल तो ये भी है कि अगर काबीना ने सिर्फ कॉन्फिडेंशियल माहिदे की मंजूरी दी थी और फंड्स पहले ही मुंतकिल हो चुके थे तो कैबिनेट फैसले की बुनियाद पर रेफरेंस क्यों बनाया गया जबकि वो फंड्स तो पहले ही ट्रांसफ़र हो चुके थे? नैब ने 2020 में इस केस को बंद कर दिया था, फिर उसे दोबारा क्यों खोला गया, उसका कानूनी लॉजिकल रीज़न क्या था, ये अभी तक समझ में नहीं आया। बहरहाल जुलाई 22 में साबिक चेयरमैन नैब ने इस रेफरेंस पर दस्तखत करने से इनकार कर दिया था और दबाव पर इस्तीफ़ा भी दे दिया था। इसकी भी बहुत सॉलिड इस वक्त सबूत मौजूद है। ये बहुत अहम बात है कि नैब चेयरमैन ने बोला ये केस ही नहीं है और बहुत ही मोतबर नैब चेयरमैन थे, लेकिन बहरहाल वो उनकी रुखसती हो गई। ये फ़ंड स्टेट बैंक की मंजूरी से सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में मुंतकिल हुए, यानी कि जब ये फ़ंड्स आए लंदन से और सुप्रीम कोर्ट में आए तो उसकी बाकायदा स्टेट बैंक ने मंजूरी दी, उसके ज़रिए ये फ़ंड्स यहाँ ट्रांसफ़र हुए। जिसके बाद ने सुप्रीम कोर्ट ने इन फंड्स की सेविंग्स में सरमायाकारी की, यानी कि ये फंड्स आए फिर जो सेविंग स्कीम्स होती हैं जिसमें बहुत इंटरेस्ट मिलता है, सुप्रीम कोर्ट ने बाकायदा उसमें इन्वेस्टमेंट की और खूब मुनाफा कमाया। फिर कौमी ख़जाने का नुकसान कहाँ हो गया, इस पर यह भी इस केस में शामिल है।
बहरिया टाउन की ज़मीन पर कायम एक चैरिटेबल इदारा बना, हज़ारों तलबा को फ़ायदा पहुंचा रहा है। ये सब कुछ सामने हो रहा है, कोई कमर्शियल एक्टिविटी नहीं है। फिर ये बदनीयती कैसे हो गई? ये इमरान खान ने बदनीयती कहाँ से कर ली? नैब ऐसा कोई सबूत क्यों नहीं पेश कर सका जिससे जाहिर हो कि इमरान खान या बुशरी बीबी ने अल कादिर ट्रस्ट से कोई कमर्शियल फ़ायदा उठाया, कोई ज़ाती फ़ायदा उठाया? ये तो बताएं कि कहाँ पर रकम कमाई इस ज़मीन से, इस जगह पे यूनिवर्सिटी बना के। एक सवाल बहरहाल मौजूद है कि 50 साल से जो पाकिस्तान में हो रहा है, एक के बाद एक केस, एक के बाद एक केस, सियासी लीडरशिप पे केस, सियासी पॉलिटिकल लीडरशिप पे केस, सियासी जमातों के कायदीन पे केस, क्या ये उसी सिलसिले का हिस्सा है या उसी किस्म की कार्रवाइयों का नतीजा है? ये बहरहाल सवाल है जो कि हमेशा पूछा जाता रहेगा। इसके साथ ही ये बात भी मंजर आम पे आ चुकी है कि इस मामले से साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म नवाज़ शरीफ के साहबजादे हसन नवाज़ शरीफ का बहुत गहरा करीबी ताल्लुक़ है। आजकल बहुत ज़्यादा जिक्र नहीं होता इस बात का, इस केस का तो जिक्र होता है मगर इस कलीदी मामले का जिक्र नहीं होता, और ये बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट मामला है। यह है 2016 की बात, जब हसन नवाज़ ने, जबकि उनके वालिद साहब वज़ीर-ए-आज़म थे पाकिस्तान में, बहरिया टाउन के मालिकान के दरमियान लंदन में 1 हाइड पार्क प्लेस को ख़रीद और फ़रोख्त के हवाले से एक बड़ी ट्रांजैक्शन हुई थी 50 मिलियन पाउंड की। इसका पस मंज़र, ये किस तरह से हुई थी, इसके पीछे क्या हुआ था, इसके आगे क्या हुआ था, ये मामला इस्लाम नहाज 190 मिलियन केस से मुकम्मल तौर पर जुड़ा हुआ है, मगर इसकी आज तक कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं हुई है। तह दर तह पोशीदा हक़ाइक़ है जो सामने आए तो भयानक सियासी ज़लज़ला आ सकता है। इम्पोर्टेंट पहलू बार तो और ये अपनी जगह पर है, और ये सवाल भी उठता है कि आखिर 50 मिलियन पाउंड की जो हाइड पार्क 1 की जो प्रॉपर्टी थी, जहां से ये सारे सिलसिले का आगाज होता है, कि वो किसकी मलकियत थी? वो गालिबन पूरे तो ये बात पब्लिक नॉलेज में है कि वो मियां नवाज शरीफ साहब के साहबजादों की मलकियत थी। तो वो 50 मिलियन पाउंड आखिर उनके पास कहां से आए? उन्होंने किस तरीके से वो हाइड पार्क 1 इमारत खरीदी, और जहां से सारी इन्वेस्टिगेशन का आगाज होता है, तो वो पहलू तो डिस्कस ही नहीं हुआ। वो पहलू तो बिल्कुल सरफे नजर कर दिया गया। 190 मिलियन पाउंड केस से मुतालिक अहम सवालात इस्लामाबाद हाई कोर्ट भी उठा चुकी है। गोया ये सवालात जो मैंने आपसे पूछे, जो अभी मैंने सामने रखे, जो सबूत और जो शवाहिद और जो शुबहात का जिनका इजहार किया, ये मेरे नहीं है, इससे पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट ये उठा चुकी है। अब देखते हैं जब ये मामला दोबारा कोर्ट में जाएगा, हाई कोर्ट में जाएगा, सुप्रीम कोर्ट में क्या होगा, लेकिन ये एक ऑफिशियल रिकॉर्ड का हिस्सा है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने भी इस केस पर बहुत ही सीरियस सवालात उठाए हैं। मई 2024 में इमरान खान की बेल की मंजूरी का तहरीरी हुक्मनामा जब सामने आया तो चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फारूक, जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच ने अपने ऑर्डर में कहा था कि नैब दस्तावेज़ात पेश करने के बजाय ज़बानी बातें, ज़बानी कलाम कर रहा है। नैब के पास माहिदे का ना कोई सबूत है, ना कोई डॉक्यूमेंट। इस हुक्मनामे में इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि नैब हुकाम से ये पूछा कि क्या आप वो बात क्यों कर रहे हैं जिसका आपके पास कोई सबूत ही नहीं है, आप हवाई कर रहे हैं, आपके पास सबूत नहीं है। ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट कह चुकी है कि नैब के पास इस मामले का कोई सबूत नहीं है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ऑर्डर में ये भी कहा गया कि बरतानिया में रकम फ्रीज या डी फ्रीज करने के लिए मैजिस्ट्रेट के ऑर्डर समेत बहरिया टाउन के मालिकान और NCA के माबैन माहिदे की कॉपी तक फराहम नहीं दी की आपने हमें। इस पूरे मामले के पस मंज़र में एक बहुत अहम बात है, वो ये कि बहरिया टाउन के मालिक मलिक रियाज हुसैन का इस मामले पर जो एक मौक़िफ़ सामने आया है, उसके ज़रिए उसका इजहार उन्होंने एक ट्वीट के ज़रिए किया था कि ये सब कुछ क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है। 26 मई 2024 को एक ट्वीट में मलिक रियाज ने हालिया दबाव पर इल्ज़ामात पर अपने ख़यालात का इजहार करते हुए कहा कि सारी ज़िंदगी अल्लाह ताला ने मुझे अपने उसूल पर कायम रहने की रहनुमाई की है कि मैं किसी भी मामले में सियासी फ़रीक ना बनूँ। अब 1 साल से ज़्यादा अरसे से मुझ पर समझौता करने के लिए बहुत दबाव है, लेकिन मैं कभी किसी को इजाज़त नहीं दूंगा कि वो मुझे अपने सियासी मकासद के लिए प्यादे के तौर पर इस्तेमाल करे। मलिक साहब ने अपनी इस ट्वीट में मज़ीद लिखा कि बीमारी और परेशानी के बावजूद मैं अल्लाह की मदद से
इस मुसीबत का सामना करने के लिए साबित कदम हूँ और रोज़ाना माली और कारोबारी नुकसान बर्दाश्त कर रहा हूँ, लेकिन दबाव के हथकंडों के सामने कभी हथियार नहीं डालूंगा। अल्लाह ताला इस मुश्किल वक्त में इज़्ज़त के साथ मेरी रहनुमाई करेगा।